है लोगों के एक्सपीरियंसेस से कि किस तरीके से जो लोग थे वो ब्रिटिश साम्राज्य यानी जो ब्रिटिश रूल था आपका उसके अंदर बहुत परेशान थे। बिकॉज ब्रिटिशर्स गोरे गोरे गाल और सुनहरे बाल, तो इतने नालायक लोग थे यार कि इन्होंने हमारी धरती पे आके कब्जा किया, हम ही को लूटा और हम ही को लूट पाट करके जो है ये भाग गए। ठीक है, तो कहते हैं ना कि हमें तो मिलके लूट लिया गोरे गोरे गालों ने, सुनहरे बालों ने और ब्रिटिशर्स। समझ गए? चलो, तो द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि भैया अब क्या होता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे ऑल ऑफ अ सडन हमारे अंदर देश प्रेम की भावना जाग गई या फिर राष्ट्रवाद की भावना जाग गई, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बहुत सारे लोग मैं कहता हूं, मतलब देखो मैं मेरे पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव बहुत सिंपल है यार, कि जब आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हो तो सिर्फ एक या दो इंसान नहीं है जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई है। भारत को आजादी दिलाने में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके नाम हम इतिहास में कभी तो जानते हैं और कभी जानते भी नहीं है। ठीक है, तो इट्स नॉट वन और टू पीपल हु गॉट इंडिया फ्रीडम, है ना। इट्स अ मल्टीट्यूड ऑफ पीपल जिन्होंने मिल करके देश को आजाद कराया। अब अगर आप देखेंगे, मजे की बात यह है कि जब देखो हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे इतिहास में, नहीं तो बहुत ज्यादा पीछे हो जाएगा। ठीक है, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसने अंग्रेजों को बिल्कुल हिला के रख दिया था, ये हम सबको पता है। अब 1857 के बाद से आप देखोगे जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत पे अपनी पकड़ मजबूत करना स्टार्ट कर देती है। अच्छा, अब भारत के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे एसोसिएशन हो गई, है ना, और बहुत सारी ऐसी पूना सार्वजनिक सभा हो गई, ऐसी बहुत सारी मल्टीपल एसोसिएशंस हैं जो भारत के अंदर बनना स्टार्ट होती हैं। कई सारी ब्रिटिशर्स को अपोज करती हैं, ब्रिटिश के बारे में काफी कुछ लिखती हैं अखबारों में, आर्टिकल्स में। तो लोगों के अंदर वो जो एक कॉमन भावना है ना हेट्रेड की ब्रिटिशर्स के प्रति, वो तो नो डाउट बढ़ रही है। लोग अपनी धरती माता से अभी ज्यादा प्यार कर रहे हैं, लोग अपने आप को थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। अब आपको एक आवाज चाहिए थी जो पूरे देश की आवाज बन सके, और तब जन्म होता है आपका 1885 में कांग्रेस का। ठीक है, हालांकि कांग्रेस के पीछे भी कई सारी कंट्रोवर्सीज है। कहा जाता है कि कांग्रेस को फाउंड इसलिए किया गया था ताकि जो इंडियंस है उनकी बातों को आसानी से ब्रिटिशर्स तक पहुंचाया जा सके और ब्रिटिशर्स की बातों को भारतीयों तक। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कांग्रेस का जो स्टार्टिंग पॉलिटिकल फेस है वहां पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, वहां पे सिर्फ लिख लिख के पत्र पत्री लिख लिख के ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट की जा रही, क्योंकि वो मॉडरेट फेज है भाई। और जितने भी मॉडरेट नेता थे उनका यही सिंपल एजेंडा था कि आपको अगर कोई बदलाव चाहिए समाज में तो आप ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट करिए, अच्छे लोग हैं, मान जाएंगे। लेकिन वो अच्छे लोग तो थे नहीं, गाली देके भगा देते थे आपको। ठीक है, फिर एक दौर तब आता है जब बंगाल का विभाजन यानी पार्टीशन होता है 1905 में, लॉर्ड कर्जन कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद से जो मूवमेंट आप देखोगे थोड़ा सा अग्रेसिव होता है। 1906 से लेके 1909 तक आप देखेंगे स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो बहुत सारे बच्चे, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, बच्चों को लगता है कि यार स्वदेशी बॉयकॉट गांधी जी ने सिखाया। नहीं भाई, गांधी जी ने नहीं सिखाया यार, स्वदेशी बॉयकॉट हमको आता था। हमें 1906, 1907, 8, 9 में पता था कि स्वदेशी का मतलब होता है इंडियन मेड गुड्स को इस्तेमाल करना, और बॉयकॉट का मतलब होता है जितने भी विदेशी चीजें उसको विरोध करना। तो ये नॉलेज हमारे पास थी। अब क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर वन जब आती है तो ब्रिटिशर्स को ये पता था कि बिना इंडियंस के सहयोग के आप वर्ल्ड वॉर वन में इन इलाकों में, खासकर जो आपके एशियन इलाके हैं, आप नहीं जीत सकते। तो ये जाते हैं कांग्रेस के पास लॉलीपॉप लेकर के, भैया देखो ऐसा है कि आप अगर हमको सपोर्ट करोगे तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन का मतलब होता है कि मतलब जो देश के इंटरनल मामले हैं उसको डिसाइड करने का अधिकार इंडियंस के पास आ जाएगा। ठीक है, भैया लॉलीपॉप ले ली जाती है। अब ले ली जाती है तो ऑब्वियस सी बात है इंडियंस पार्टिसिपेट करते हैं। जब पार्टिसिपेट करते हैं, वॉर खत्म हो जाता है, उसके बाद वापस ब्रिटिशर्स तो वही यार न मुकर जाने वाले लोग, है ना, इनके ईमान धर्म का तो कुछ है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है भैया बात से मुकर जाते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1914 से 18 का वो समय था भारत में जब भारत के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, पहली बात तो वॉर हो रही है। वॉर के चलते क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर के चलते जितनी भी कंट्रीज कॉलोनाइज्ड थी, है ना, आप देखो कॉलोनाइज मतलब जिनको विदेशी पावर्स ने कब्जा कर रखा था, और आप देखेंगे यूरोपियन पावर्स बैटल लड़ रही है, तो इसका इंपैक्ट उन देशों पर पड़ता है जैसे भारत पे पड़ा। ठीक है, तो आप देखोगे कि वॉर के समय में हर चीज का, खाने पीने का, हर चीज का दाम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। अब क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना, वो जितना भी वॉर का खर्चा है वो किससे निकाल रही है, लोन से निकाल रही है, उधारी लेके निकाल रही है, या भारत से टैक्सेस वसूल के निकाल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, जब आप खर्चा करोगे, आप 4 साल से युद्ध लड़ रहे हो, पैसा तो खर्च हो ही रहा, पैसा आ तो रही ना, तो यहां पे क्या होता है, भारत में टैक्सेस बढ़ा देते हैं। अब जो आम आदमी यार उसके ऊपर टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा है। इसी के चलते कहते हैं ना कि यार गरीबी में आटा गिला होना, तो भारत के अंदर भी कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं। भारत में प्लेग की बीमारी फैल जाती है, कई जगह सूखा पड़ जाता है। तो आर खातिर अगर आप देखोगे जो पंजाब और आसपास का इलाका है, वहां पे खासकर जो हट्टे कट्टे नौजवान लोग हैं उनको जबरदस्ती उठा के आर्मी में भर्ती कर दिया जाता है। अब आप देखेंगे भारत में ये इतने सारे प्रॉब्लम्स है,
और ब्रिटिशर्स के प्रति जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। भारत के साथ एक दिक्कत है, वो है एक स्ट्रांग लीडरशिप। यानी आपको एक लीडर चाहिए, एक नेता चाहिए जो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाइड कर सके, और यहां रिटर्न होता है गांधी जी का। गांधी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह करके आ रहे थे, वहां पे जो रेसिस्ट रजीम है ना, जो कि काले और गोरों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करती थी, उनके अगेंस्ट उन्होंने काफी सक्सेसफुली फाइट किया था अपने सत्याग्रह यानी नॉन वायलेंट मेथड से। अब जब गांधी वापस आते हैं भारत के अंदर, है ना, गांधी वापस आते हैं भाई, बढ़िया। उसके बाद आने के बाद ये जो है कुछ टाइम तक देखते हैं, ट्रैवल करते हैं, भारत की समस्याओं को समझते हैं। फिर आप देखोगे कि 3 बड़े आंदोलन, सत्याग्रह मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। चंपारण, खेड़ा और सत्याग्रह। अब चंपारण की डेट कई जगह गलत दी रहती है यार। चंपारण 1917 है भाई, उसके बाद के जो दोनों मूवमेंट्स है वो 1918 है। एनसीईआरटी इसमें गड़बड़ी करता है डेट्स में, आप मत करना, इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आप देखोगे चंपारण की दिक्कत ये थी कि वहां पे जो इंडिगो एक क्रॉप होता है, एक प्लांट होता है, उससे नीला रंग का कलर बनता है। उस कलर का इस्तेमाल करके आप कपड़े वगैरह को कलर करने के लिए, डाई करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, नहीं क्लोथ को आप डाई करते हैं, राइट। अब देखो कि दिक्कत ये है कि इंडिगो जो प्लांटेशन सिस्टम है, जिसको हम तीन कथिया सिस्टम कहते थे, चंपारण एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, तो वहां पे ये सिस्टम इंप्लीमेंटेड था। अब इसके चलते दिक्कत ये है कि यार कि जो यूरोपियंस हैं, ब्रिटिशर्स हैं, है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, बेचारे भारतीय किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं, और इनसे सस्ते दामों पे इंडिगो उगवा भी ले रहे हैं, और उसको बढ़िया मार्केट में बेच रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे दामों पे, बिकॉज इंडिगो का जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़िया था। अब दिक्कत क्या होती है कि मार्केट के अंदर जब एक आर्टिफिशियल डाई आ जाती है, आर्टिफिशियल कलर आ जाता है, जो इंडिगो के मुकाबले बहुत सस्ता है, तो इंडिगो का डिमांड जाता है गिर। अब एज ए रिजल्ट जितने भी यूरोपियंस हैं उनको लॉस होने लगता है। अब ये लोग भारतीय फार्मर्स के पास आते हैं, कहते हैं हम अपना लॉस तुमसे रिकवर करेंगे भाई, ठीक है, तो इनके लिए टैक्स वैक्स बढ़ा देते हैं। तो भाई गांधी जी यहाँ जाते हैं, आंदोलन करते हैं, उसका बेनिफिट ये होता है कि सिस्टम थोड़ा खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर आप खेड़ा में देखोगे, बेचारे गरीब किसान है, वहां सूखा पड़ गया है, तो बेचारा वहां पे टैक्स कैसे दे पाएगा आदमी, रेंट कैसे दे पाएगा, तो वहां का किसान कह रहा है कि भैया रेंट माफ कर दो। गांधी जाते हैं, गांधी जी वहां पे मतलब मेन लीडर नहीं थे, उसके अलावा भी आप देखोगे जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस थे वहां पे, उन्होंने ज्यादा एक्टिव रोल प्ले किया है। फिलहाल आप देखोगे तो उन बेचारों की रेंट वेंट माफ कर दी जाती है, टैक्स वैक्स माफ कर दिए जाते हैं, और वहां पे भी थोड़ा सही हो जाता है। अच्छा, अहमदाबाद के साथ दिक्कत ये थी कि अहमदाबाद, ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है, मैंने आपको बताया यहाँ पे बीमारी फैली हुई थी, प्लेग की बीमारी। तो प्लेग क्या होता है बेटा, जो चूहा होता है आपका ना, उससे एक बीमारी फैलती है, और उस टाइम पे बहुत फेटल थी, यानी जानलेवा थी, आप मर भी सकते थे। तो अगर आप देखोगे तो अब प्लेग के टाइम पे जो वर्कर था वो तो घर पे बैठ जाएगा, तो जो कॉटन की फैक्ट्रियां हैं, जहां पे कॉटन का कपड़ा बनता है अहमदाबाद में, तो वहां पे आप देखोगे काम धंधा बन गया ठप। अब काम धंधा बंद हो गया तो ऑब्वियसली बात है नुकसान होगा। तो वहां पे क्या हुआ कि वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वहां के जो मिल ओनर्स थे, उन्होंने कहा कि हम आपको एडिशनल पैसे देंगे, जिसको आप प्लेग बोनस कहते हैं, ठीक है। वर्कर आया, लेकिन जब प्लेग की बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगी, इन्होंने प्लेग बोनस खींच लिया वापस। अब ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, ठीक है, और जो मार्केट के दाम है बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। अब वर्कर कह रहा है कि यार भाई मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं इन सारी चीजों को खरीद पाऊं, तो वर्कर कह रहा है कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, है ना। अब दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ गई। अब वर्कर कह रहा है 50% सैलरी बढ़ा दो, ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो आपके मिल ओनर्स है, मिल के मालिक, वो कह रहे हैं 20% बढ़ाएंगे। अब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वर्कर चला जाता है हड़ताल पे, स्ट्राइक पे, काम बंद हो गया। तो यहाँ पे एक मिल ओनर थी अनुसुईया बेन पटेल, उन्होंने या अनुसुईया बेन साराभाई, ठीक है, तो उन्होंने मतलब गुजराती मिल ओनर थी, तो उन्होंने गांधी को बुलाया, गांधी आते हैं यहाँ पे, सत्याग्रह करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से, और यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, और आप देखोगे कि वर्कर का वेजेस भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट क्यों आया भाई, ताकि जो बढ़ती हुई आपकी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज हैं उन पे कंट्रोल लगाया जाए। अब राउलेट एक्ट में क्या है कि बहुत सिंपल है यार, कि आपको क्या किया जाएगा, अगर आप सरकार के अगेंस्ट कुछ भी करते पाए गए तो आपको उठा के सीधा जेल में डाल देंगे 2 साल तक, ठीक है, बिना कोई मुकदमा चला, यानी कोर्ट में आप जा करके अपने लिए लड़ाई भी नहीं कर सकते, तो सीधा उठा के आपको जेल की हवा खिला दी जाएगी। अब देखो इसके अगेंस्ट क्या होता है, गांधी सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, बट जो सत्याग्रह है वो अभी, भाई हमारे लोगों को थोड़ी पता है कि नॉन वायलेंस कैसे करना है ना, अहिंसा क्या होती है, सब नहीं पता है अपने को। तो जहां पे पुलिस अपने पे मारती है, हम पलट के पुलिस को मारते हैं, तो एकदम बढ़िया रॉक रॉक WWE चल रहा है अपनी तरफ। तो आप देखोगे कि जो हड़ताल वड़ताल इतनी ज्यादा वायलेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है, और इसी बेस में एक बड़ा खराब इंसिडेंट होता है अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग का। आपको याद होगा जब बैसाखी का समय था, 13 अप्रैल की बात है 1919 की, कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहां के लोकल लीडर्स, जैसे कि सैफुद्दीन किचलू और आपके डॉक्टर सत्यपाल, इनके अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, बहुत सारे लोगों का मिक्सचर है उस कॉमन ग्राउंड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसे में क्या होता है, जब कमान आती है जनरल डायर के हाथ में, तो जनरल डायर सोचता है कि यार लोगों के मन में डर बैठाते हैं, वो जाता है वहां पे लोगों पे गोलियां बरसा देता है। तो ये हो गया आपका जलियांवाला बाग में जिक्र। उसके बाद आप देखोगे तो पॉलिटिक्स धीरे 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 आगे बढ़ रही है। फिर आपका खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है, ठीक है। खिलाफत के साथ साथ गांधी सोचते हैं कि यार एक नॉन कॉपरेशन लॉन्च कर दिया जाए, तो नॉन कॉपरेशन लॉन्च करते हैं। अब नॉन कॉपरेशन का इंपैक्ट पूरे भारत में अलग अलग तरीके से होता है। तो नॉन कॉपरेशन आप कह सकते हैं थोड़ा सक्सेसफुल था, लेकिन 100% रिजल्ट अचीव नहीं कर
पाया। फिर लास्ट में जब चौरी चौरा का केस होता है, चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में, तो वहां पे क्या होता है, पुलिस वालों लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो उसमें लोग जो है पुलिस स्टेशन फूंक देते हैं, जला देते हैं, 22 पुलिस वाले मर जाते हैं यार उसमें। ठीक है, तो उसके बाद गांधी कहते हैं यार कि अभी देश तैयार नहीं है, अभी नॉन कॉपरेशन को वापस ले लेते हैं। ठीक, फिर आप देखोगे कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी हुई थी, है ना, उसके अंदर चाहते थे कि चुनाव जीत करके उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। इनको लगता था कि अगर ये वहां पे रहेंगे तो कोई भी खराब लॉ बनने से रोक पाएंगे। तो आप देखोगे स्वराज पार्टी फॉर्म होती है 1923 में, फिर कहानी वहां से आगे बढ़ती, फिर आप देखोगे साइमन कमीशन आता है भारत में, जिसका ऑब्जेक्टिव था भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस करना। उसको हम लोग गो बैक साइमन से जो है स्वागत करते हैं। रीजन इज कि उस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर यहाँ पे नहीं होता। फिर आप देखोगे धीरे-धीरे कहानी और आगे बढ़ती है, ठीक है? फिर हम दांडी मार्च देखते हैं 1930s के अंदर। फिर वो समय आ चुका है जब गांधी जो है दांडी मार्च के साथ सॉल्ट लॉ यानी नमक के जो ऊपर टैक्स लगाया गया था, इस कानून को तोड़ते हैं, जिसको आप नमक आंदोलन भी कहते हो। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है, ठीक है? तो सिविल डिसोबीडियंस के भी 2 फेजेस हैं। अगर आप देखेंगे पहला फेज आपका लगभग 1930 से 31 तक चलता है, और दिक्कत ये है कि इतनी सारी जो ब्रिटिश सरकार है भाई, वो भी पूरा फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करती है, लोगों को अरेस्ट करना, पीटना, मारना। तो गांधी क्या करते हैं, इस पूरे फर्स्ट फेज को कॉल ऑफ कर देते हैं, और इरविन जो उस टाइम के वाइसरॉय थे भारत के, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। सो आप कहते हो गांधी इरविन पैक्ट, है ना, 5 मार्च 1931। अच्छा, अब क्या होता है भाई, जब एग्रीमेंट हो जाता है तो गांधी बीच में आंदोलन बंद करके भाग जाते हैं। कहां भाग जाते हैं? इंग्लैंड भाग जाते हैं, लंदन भाग जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे एक कॉन्फ्रेंस चली थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उसके सेकंड सेशन को अटेंड करते हैं। फर्स्ट को तो कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था। हालांकि सेकंड सेशन में भी कोई रिजल्ट आता नहीं है। जब गांधी इंडिया वापस आते हैं तो पता चलता है कांग्रेस इलीगल डिक्लेयर कर दी गई है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है। इनफैक्ट गांधी को भी खुद कुछ टाइम बाद अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर गांधी जब सब कुछ धीमा होता है, ठंडा पड़ता है, तो गांधी दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार लोग बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म नहीं दिखाते। द रीजन इज कि पहले टाइम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हर एक के अपने ऑब्जेक्टिव थे, और सिंस उनके ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए तो उनको लगता ही नहीं है कि दूसरी बार में भी कुछ हो पाएगा, तो वो अपना पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती जाती है। फिर आप देखोगे 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें ऑल इंडिया लेवल पे ये डिमांड की जाती है कि अंग्रेज जो है इमीडिएटली भारत छोड़ के चले जाएं और पावर को ट्रांसफर कर दें। हालांकि पावर को ट्रांसफर होने में अगले और 5 साल लगते हैं, एंड वी सी दैट कि 15 अगस्त 1947 को देश होता है आजाद और वी बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, लेकिन रिपब्लिक हम इंडिपेंडेंट 1947 को नहीं बने थे, रिपब्लिक यानी गणतंत्र हम बने हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया था 26 जनवरी को। ठीक है, दिस 1950। डन। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा जिस्ट था इस पूरी कहानी का। अब